हेलो फ्रेंड्स, अप्रोच एजुकेशन सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। अप्रोच एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये हमारी दूसरी क्लास है और हमने जो पहली हमारी क्लास थी तो वो थी भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। हमने भारत की स्थिति एवं भारत का विस्तार पढ़ा था, या इसका ये नाम भी हो सकता है भारत की स्थिति एवं विस्तार। हमने पढ़ा था, हमने समुचित रूप से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। एक एक पहलू पर हमने गौर किया था, एक एक पहलू को हमने पढ़ा था और एक हमने जो है श्रृंखला को स्टार्ट किया था, भारत की भूगोल की श्रृंखला। और उस श्रृंखला के अंतर्गत वो मेरी पहली क्लास थी और ये दूसरी क्लास है, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। इसमें हम पूरी तरीके से, यानी कर्क रेखा क्या है, भारतीय मानक समय रेखा क्या है, इसको विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी छोटे से लगाकर बड़े तक, जैसे कि यूपीएससी से लगाकर एसएससी तक, जितनी भी परीक्षा, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उन क्लासेस में या उन परीक्षाओं में मेरी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए इस क्लास को। आप लोगों को ये क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखना है, यानी शुरू से लेकर के अंत तक देखना है इसको। आपको इसको बिना स्किप किए हुए तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दूसरी बात, इसके आपको नोट्स भी बनाने हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हो, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। तो ये क्या है बेसिकली? देखिए, कर्क रेखा जो है और जो भारतीय मानक समय रेखा है, तो ये पूरी तरीके से काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक मतलब क्या होती है कि वैज्ञानिकों ने इन रेखाओं को अपने अध्ययन की सुविधा के लिए खींच के रखा होता है। बाकी इन जो है, इनका कोई वजूद आपको ये देखने को नहीं मिलेगी कि आप कहिए कि मुझे देखना है कर्क रेखा कहाँ है। तो ये रेखाएं सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कर्क रेखा, जो कि आपको पहले ही पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। इस तरीके से जो कर्क रेखा है वो एकदम भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी, जो ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, जब अगली क्लास में या किसी अन्य क्लास में जब हम इसका एक सेपरेट क्लास लेके आएंगे, अक्षांश और देशांतर रेखा, उसमें हम आपको बेहतर बताएंगे। अभी इतना आप समझ लीजिए कि जो ये रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, तो ये पूरी जो है हमारी पृथ्वी, एक रेखा जो होती है जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो है 90 रेखाएं होती हैं और नीचे 90 रेखाएं, यानी 180 रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की होती हैं। इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इनको अंग्रेजी में हम लैटिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी ऊर्ध्वाधर खींची हुई होती है। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं, मैंने बताया था शायद आपको जो है इसमें भारत की स्थिति और विस्तार में, शायद आपको बेहतर मैंने बताया होगा उसमें। तो कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे खींची हुई होती है, उत्तर में, नॉर्थ मतलब उत्तर में, और इसको ये जो है भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का आप इसको जो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखोगे, पृथ्वी के हिसाब से देखोगे, तो कर्क रेखा का कई सारा महत्व है। जितनी भी पृथ्वी की बात की जाए, पहले हम पृथ्वी का थोड़ा देख लेते हैं, इसका एक रेफरेंस देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की, अगर हम एक पृथ्वी का मैप बनाएं, ये हमारी पृथ्वी का एक मैप है और इस पृथ्वी पर मैंने बताया था आपको कि जो है टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं और 180 अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन इन 360 जो है देशांतर और जो है 180 अक्षांश के अलावा कुछ महत्वपूर्ण 4 प्रमुख जो है रेखाएं भी इसमें गुजरती हैं, जो काफ़ी सारा जो है इसमें भौगोलिक परिवर्तन भी करती है। उसको हम यहाँ समझते हैं। देखिए, एक रेखा जो बीचों बीच से इसके गुजर रही होती है, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। एक रेखा, और ये भूमध्य रेखा का काम क्या होता है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी इधर जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध और ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो इसके अलावा एक रेखा, यानी ये 0 डिग्री पे खींची हुई होती है और इसके ऊपर हो जाएगा, ये हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी यह 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पर एक रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। यानी जो ये रेखा देख रहे हो, यही ये रेखा कर्क रेखा, और इसके ऊपर यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे ही इसको कहते हैं हम
आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक, इसे हम वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेखा पूरा यानी पृथ्वी को एक सर्किल के रूप में घेरे हुई होती है, इसी के लिए इसको हम वृत्त कहते हैं, घेरा है इसका। उसी तरीके से यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, इसे कहा जाता है हमने मकर रेखा, इसे हमने कहा है मकर रेखा। और उसके बाद फिर वही 23.5 के नीचे यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ, इसे हमने अंटार्कटिक वृत्त कहा है। इसे हमने क्या, इसे हमने अंटार्कटिक वृत्त कहा है। तो ये कुछ प्रमुख रेखाएं आप यहाँ देख पा रहे हो। जिस तरीके से आपने देखा कि ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं हैं इसमें भूमध्य रेखा को पकड़ करके, भूमध्य रेखा को छोड़ करके 4 रेखाएं हैं, तो 5 रेखाएं हैं। और इन 5 रेखाओं के में क्या हो रहा है कि ये जो रेखाएं हैं ये कई सारा जो है इस पृथ्वी पर कुछ भौगोलिक परिवर्तन कर देती हैं, उसको हम यहाँ देखेंगे। देख लीजिए, जो कर यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का जो ये क्षेत्र होता है, तो इसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधा पड़ती हैं, सीधा पड़ती है इस तरीके से मान लीजिए। और सीधा पड़ने के कारण जो ये क्षेत्र होता है तो ये पूरा हो जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या हो जाता है? ये पूरा हो जाता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। उसके बाद यहाँ पर ये जो 23.5 से 66.5 तक का जो ये क्षेत्र ये है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती, सीधी नहीं पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पे ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी और इस पर तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ गर्मी थोड़ी कम पड़ती है। इसी के लिए जो ये क्षेत्र हो जाता है ये हो जाता है उपोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्ण हो जाता है। वैसे स्थिति यहाँ पर भी होती है, यानी यह 23.5 से लगाकर 66.5 तक का जो ये क्षेत्र होता है, यहाँ की भी जो जलवायु हो जाती है वो भी क्या हो जाती है? वो हो जाती है उपोष्ण, उपोष्ण हो जाती है। और नीचे ये जो हो जाता है ये वाला, ये हो जाता है शीत, यानी 66.5 के ऊपर यानी ध्रुवों तक। ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ की जो क्लाइमेट हो जाएगी, यहाँ पर एकदम सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ेगी, तो इसी के लिए यहाँ का जो जलवायु हो जाएगी वो हो जाएगी शीत कटिबंध हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शीत कटिबंध। यहाँ भी शीत कटिबंधी हो जाएगी, ठीक है, शीत कटिबंध हो जाएगी। अब आपने इसमें देखा कि इन रेखाओं से यानी सूर्य के प्रकाश करने के कारण, सूर्य का प्रकाश के कारण इनके जो है कुछ भौगोलिक परिवर्तन भी इसमें होता है। तो उसी तरीके से अब आप देखोगे कि जो भारत है, तो भारत है तो यानी मान लीजिए कि कर्क रेखा के बीचों बीच में यहाँ हमारा भारत स्थित है, यानी आधा भाग जो कर्क रेखा के नीचे और आधा भाग कर्क रेखा के ऊपर भारत का है। तो अब भारत की जलवायु कैसी होगी? तो अब इसमें आप कहोगे सर भारत की जलवायु जो है आधा उष्ण होगी और आधा उपोष्ण होगी, क्योंकि भारत की जो आधी जलवायु, जो आधा भाग है वो पड़ता है उपोष्ण, जो है उष्ण में, और आधा पड़ता है उपोष्ण में। तो इसी कारण भारत की जलवायु जो है आधी उपोष्ण और आधी उष्ण हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत की जलवायु आधी उपोष्ण और आधी उष्ण नहीं है। भारत की पूरी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसमें मानसूनी शब्द इसके लिए जोड़ा गया है क्योंकि भारत में जो है इन्हीं मानसूनों से वर्षा होती है और इन्हीं वर्षा से इसके जो है काफ़ी सारा इसके क्लाइमेट में परिवर्तन होता है। इसी के लिए जो भारत की जलवायु की बात की जाती है तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर सैद्धांतिक देखा जाए, सैद्धांतिक आधार पर देखा जाए या वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो भाई बात वही है, आधा उपोष्ण में है और आधा उष्ण में है। तो आधी उष्ण होनी चाहिए, आधी उपोष्ण होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? तो इसका कारण ये है क्योंकि भारत की बनावट ही कुछ ऐसी है, इसकी जो बनावट है कुछ ऐसी है जिसके कारण इसकी पूरी जो जलवायु हो जाती है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाती है। कैसी, क्या इसमें ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी इसकी बनावट है जो इसके जलवायु में परिवर्तन कर देती है? तो उसको हम यहाँ जानते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि यहाँ पर जो स्थित है
यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्थित है आपका ये पूरा स्थित है आपका हिमालय। ये हिमालय स्थित है। उसके बाद फिर यहाँ पर स्थित है आपका इस तरीके से ये पूरा स्थित है आपका। ये आपका हो गया मैदान, ये उत्तरी मैदान है आपका, ये पूरा उत्तरी मैदान है आपका। यहाँ तक ये फैला हुआ है, यहाँ भी थोड़ा इसका ये उत्तर भारत का मैदान है। तो यानी और यहाँ पर इस तरीके से इसके जब नीचे आ पाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फैला हुआ है थार का रेगिस्तान। क्या फैला हुआ है? थार का रेगिस्तान। तो इन की अवस्थिति के कारण, जिस तरीके से हिमालय की बात की जाए तो हिमालय जो पर्वत आपका स्थित है तो वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। और जो आपका ये थार का मरुस्थल है तो ये उष्ण एक पूरी तरीके से मरुस्थल है जो कि यहाँ की जो जलवायु में मौसम में बदलाव करता है। तो इन्हीं की अवस्थिति के कारण जो भारत की जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो यहाँ का जो मौसम है या जो यहाँ की जलवायु है तो वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये आपने समझ लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर। हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से स्टेट से गुजरती है उसको हम यहाँ समझेंगे। देखिए, पहला स्टेट यहां पड़ता है आपका गुजरात, दूसरा पड़ेगा आपका राजस्थान, तीसरा पड़ेगा मध्य प्रदेश, फिर चौथा पड़ेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बाद यहां पड़ेगा आपका झारखंड, उसके बाद फिर यहां पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 स्टेट में पड़ेगा। उसके बाद फिर कर्क रेखा इंटर होगी यहाँ पर, ये स्थान में यहाँ पर इंटर होगी। और ये स्थान क्या है? बांग्लादेश। ये क्या है? ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इंटर होगी। उसके बाद पुनः फिर ये जो है ये इंटर होगी यहाँ पर। ये स्टेट क्या है इसका? ये है आपका त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है और ये क्या है आपका? मिजोरम। इसमें त्रिपुरा और मिजोरम में एंट्री होगी। तो इस प्रकार से 8 स्टेट में ये गुजर रहा है आपकी कर्क रेखा। तो ये तो आसान हो गई। अब यूपीएससी या कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, आप उत्तर देते हो 8। कौन कौन से? आप उसका वो भी रट लिया आपने। लेकिन अब जो है प्रश्न पूछने का तरीका यूपीएससी का या भी जो भी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हो इसमें बदल गया है। इसका एक पैटर्न बदल गया है। अब प्रश्न पूछने का तरीका इसका डिफरेंट हो चुका है। तो अब हमें बहुत डीप इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम इसका डीप अध्ययन नहीं करेंगे तो चीज़ें फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो डीप अध्ययन करने के लिए इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से हम मान लीजिए इसमें कैसी संभावनाएं बन सकती हैं, किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, उन सबको हम यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे बन सकता है। तो उसको ध्यान से हम पहले देखेंगे इसमें। तो इसमें पहली बात हम इसके कैपिटल की देख लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए गुजरात की जो कैपिटल है तो उसको हम देख लेते हैं गांधीनगर। मैं जहाँ जहाँ पे लिखूंगा आप वहीं पे लिखिएगा। इसके पीछे एक कारण है, मैं आगे आपको जब इसको बताऊंगा। गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, इसकी अटल नगर भी है रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की
कोलकाता, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की क्या हो जाएगी आपकी आइजोल। अब इसमें आप देखोगे कि मैंने इनकी कैपिटल्स लिखी है और इसमें मैंने कुछ कैपिटल्स इनकी ऊपर लिखी है और कुछ कैपिटल्स इसमें नीचे लिखी है। इसके पीछे अब इसमें वही जो यूपीएससी जो प्रश्न कैसे पूछेगा, किस प्रकार से वो आपको भ्रमित करेगा, उसको मैंने यहाँ बताया है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि यानी कितने प्रदेश यानी भार जो है कर्क रेखा पर स्थित कितने प्रदेशों की कैपिटल कर्क रेखा के उत्तर में है, या कितने प्रदेशों की जो कैपिटल्स है वो कर्क रेखा के दक्षिण में। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका उत्तर आपको पता है कि जिस तरीके से राजस्थान की उत्तर में है, त्रिपुरा की उत्तर में है और आइजोल की उत्तर में है। बाकी की गांधी जो है गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनकी जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो एक प्रश्न ये भी आपका बन सकता है, आपसे पूछ सकता है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रदेशों की कैपिटल कर्क रेखा के, तो आपको यहाँ पता है, आपको यहाँ हम लिख देते हैं इसको, राजस्थान, त्रिपुरा व मिजोरम की राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में है। दूसरा, शेष गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व पश्चिम बंगाल, यानी 1 2 3 4 5 पश्चिम बंगाल की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, एक प्रश्न बन गए आपके, 2 प्रश्न बन गए। अब हम बढ़ते हैं, इसमें और संभावनाएं तलाश करने का कार्य करते हैं कि इसमें और कौन से प्रश्न पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, कैसे बना सकता है, उसको भी हम यहाँ देखते हैं। देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न क्या बना सकता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस की, वह मतलब कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे समीप है, या कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी जो कर्क रेखा से सबसे दूरस्थ है या दूरी पर स्थित है। तो समझ लीजिए यहाँ पर जयपुर, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, जो जयपुर है यानी राजस्थान की जो कैपिटल जयपुर है, ये कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित। तो यहाँ लिख देते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से अधिक दूरी पर स्थित है। अधिक दूरी पर स्थित है। दूसरा क्या है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा से सबसे समीप में स्थित है। ठीक है, यानी झारखंड की जो राजधानी रांची है वो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। सबसे दूरी पर कौन से स्थित है, राजस्थान की जयपुर। यानी ये भी जो है चीज़ें आपकी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से इसको भी आप क्या करिए, नोट करते जाइए।
अब आपको छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत डीप देखना है, बहुत डीप अध्ययन करना है, तभी आप जो है इन एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। तो इसको मिटा देते हैं और आगे हम बढ़ते हैं इसके ओर, जो हमारा, अब हम बढ़ते हैं भारतीय मानक समय रेखा की ओर। तो यहाँ लिख देते हैं भारतीय मानक समय रेखा। इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहेंगे हम इसको। तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार की एक देशांतर रेखा है, और इस रेखा से, देशांतर रेखा से क्या होता है, देशांतर रेखा से समय का निर्धारण होता है। मैंने बताया था आपके अक्षांश से जो है किसी स्थान की स्थिति का पता लगाया जाता है, और देशांतर से हम पता लगाते हैं समय का। तो जो देशांतर रेखा यहाँ लिख देते हैं, देशांतर रेखा से हम क्या पता लगाते हैं, देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है या समय का पता लगाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होते हैं कि ये पश्चिम जो है, ये पूरी पृथ्वी पर हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाएं कितनी हैं। देखिए, बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो हमारी पृथ्वी है, तो इस तरीके से, यानी एक ये जीरो, ये प्राइम मेरिडियन है, और इसके इधर 180 है, और इधर भी 180 है, यानी टोटल 180 दूने 2, यानी 360 जो है टोटल देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, कितनी, 360 देशांतर रेखाएं हैं। हमारी पृथ्वी भी जो है तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी इसी 24 घंटे में इन्हीं 360 जो है डिग्री को ये क्रॉस करती है। इसको हम यहाँ समझेंगे कि 360 कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। तो इसको अगर हम इसका गुणा भाग करेंगे तो ये निकल के आता है 15 डिग्री, यानी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो फिर 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, ये भी है। तो इसको समझ लीजिए इस तरीके से। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है, और कितना घूमती है, 15। तो 15 चौके 60, यानी 4 मिनट में, यानी जो पृथ्वी है हमारी है तो वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। ठीक, ये हमने इसका निकाल दिया इसका उत्तर। तो उसी तरीके से आपको पता है कि जो हमारा गुजरात से लेकर के जो ये है, ये आपका किबिथू, यहाँ तक में कितनी जो है तो देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो आपको मैंने बताया था 30, कितनी, 30, यानी यहाँ से लगा करके यहाँ से लगा करके यहाँ तक में 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो उसी तरीके से सीधा सा हिसाब है कि अगर 30 है तो 30 इंटू 4, 4 3 12, यानी टोटल 120, यानी 2 घंटे, यानी 2 घंटे का अंतर है। यानी मान लीजिए कि जब यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 12 बजे होंगे, जो है सुबह के 7 बजे होंगे, तो उस समय गुजरात में जो है सुबह के 5 बजे होंगे। 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है कि नहीं। जिस तरीके से मान लीजिए, कैसे अंतर है, सीधी सी बात है, क्योंकि जब यहाँ पर सूर्य निकला होगा तब जो है सबसे पहले वहाँ अरुणाचल प्रदेश में सुबह होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। कैसे ये होगा इसको हम समझते हैं यहाँ पर। यानी मान लो ये देशांतर रेखाएं हैं और 30 देशांतर रेखाएं हैं, 30, ये आपका गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, 30 अक्षांश रेखाएं हैं। सूर्य निकला यहाँ से सूर्य निकला, और तो जो क्या हुआ, सूर्य जब यहाँ से निकला तो 2 घंटे का अंतर, यानी यहाँ पहले सुबह होगी, यहाँ सुबह नहीं होगी, यही सुबह होगी पहले। तो इसमें क्या होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है तो ये कुछ ही डिग्रियों तक ही जा सकता है, ये लगभग जो है तो ये 18 डिग्री तक ही जा सकता है। यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है तो वो 18 डिग्री तक, यानी मान लीजिए ये 6 डिग्री, ये 12 और ये 18, यानी यहाँ पर ही जाएगा। तो मान लीजिए कि जब ये 6 पे रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर 12 पे थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा कम, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसी तरीके से जब सूर्य का प्रकाश 6 डिग्री पर पहुँचेगा, उस कंडीशन को कहा जाता है सिविल टू लाइट।
क्या कहा जाएगा, सिविल टू लाइट। जब 12 पे पहुंचेगा उस कंडीशन को कहा जाता है नॉटिकल टू लाइट। ट्विलाइट। जब 18 पे पहुंचेगा तो उस कंडीशन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टू लाइट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टू लाइट कहा जाएगा। तो यानी 18 तक ही पहुंच पाएगा पृथ्वी। यहां पर 18 तक, यानी मान लीजिए कि अगर यहां से यहां पर सूर्य निकला, मान लो यहां पे सूर्य निकला, तो इसकी जो किरणें होंगी, मान लो ये 18 है, तो यही तक ही जो है इसका पहुंच पाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 30 है ना जी, तो 15 अगर यहाँ और तो यहाँ होता, लेकिन 15 नहीं, 18 तक पहुंचता है, तो यहाँ तक ही पहुंचेगा। यहाँ तक मतलब रहेगा जो है उजेला, बाकी इधर क्या हो जाएगा, इधर अंधेरा ही रहेगा। और इस कंडीशंस में हमें एक मानक समय रेखा की आवश्यकता हो जाती है, एक मानक रेखा हमें चाहिए होती है, क्योंकि क्या होता है, एक समय निर्धारण के लिए। क्योंकि पहले क्या था कि पहले के वक्त में जो है तेज चलने वाले मोटर कार नहीं थे, मोटर वाहन नहीं थे, तब इतनी आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब बहुत दूर जो है बहुत तेज गति से चलने वाले एरोप्लेन बन गए हैं, वाहन बन गए हैं, तो इस कंडीशंस में हमें आवश्यकता हो जाती है मानक समय रेखा। इसी के लिए वैज्ञानिकों ने जो है, या जो भारत के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने शोध करके हमारी एक भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित की है। 82.5 ही क्यों रखी है, 80 क्यों नहीं रखी? देखिए 82.5 मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी जो पृथ्वी जो ये है, तो इसका मतलब 30 का गुणक आना चाहिए। 7.5 जो है 30 का गुणक, यानी इसमें जो है 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 60 मिनट, ये आना चाहिए। 5 घंटे 30 से नीचे नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो है इसको 82.5 हमने माना है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारी जो है, यहीं पर हमने जो है इसको खींचा है इस तरीके से। ये हमारी जो है तो भारतीय मानक समय रेखा है, और ये 82.5 पर है, 82.5 डिग्री पर ये खींची हुई होती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्यों इसको खींचने की आवश्यकता हुई थी? क्योंकि जो है एक जो है अनेक अलग अलग प्रदेशों में संतुलन बना रहे, एक प्रकार का कम्युनिकेशन का संतुलन बना रहे, और जो है, और जो इसी तरीके से 82.5 क्यों खींचा गया? क्योंकि ये एक ऐसी रेखा थी कि इसी से क्या होता है कि पूरे प्रदेशों में, जितने भी भारत के प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाए, इसके लिए इस चीज़ को खींचा गया था। ये हमने इसको समझ लिया। अब हम इसमें थोड़ा चीज़ें और समझ लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है तो कैसे घूमती है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कैसे, क्यों अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ा, क्यों अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, यहाँ पर क्यों सुबह पहले होती है, क्यों जो है गुजरात में पहले सुबह बाद में सुबह होती है, इसके पीछे कारण क्या है उसको समझते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं पहले हम थोड़ा। यानी मान लो ये हमारा सूर्य है, सूर्य है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, तिरछी झुकी, अरे थोड़ा झुकी हुई है। यानी मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सीधी अगर होती तो ऐसी होती, और इसी तरीके से इसी अक्ष पर क्या करती है, ये घूर्णन करती है। ये घूर्णन कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट करती है, यानी पश्चिम से पूर्व करती है, पश्चिम से पूर्व करती है। लेकिन अब आप इसमें आप कहोगे कि सर अगर पश्चिम से पूर्व पृथ्वी गति करती है तो दिन भी तो पश्चिम में निकलना चाहिए और अस्त जो है पूरब में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, यहाँ तो पूरब में दिन निकलता है और पश्चिम में होता है। तो इसके पीछे कारण ये है, समझ लो पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सूर्य है वो स्थिर है, मतलब एक जगह पे है, स्थिर भी नहीं है, वो भी गति करता है, वो आगे हम बताएंगे। तो मान लीजिए
कि ये स्थिर है मान लीजिए, और पृथ्वी क्या कर रही है, इसका चक्कर लगा रही है। जब हम किसी स्थिर वस्तु के सामने से गुजरते हैं तो वो हमें उल्टी जाती दिखाई देगी। मान लीजिए कि आप कहीं पर सफ़र कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो या किसी ट्रेन के द्वारा आप जा रहे हो, जब आप ट्रेन से बाहर झाँक कर देखिए तो जो चीज़ें सामने पड़ेंगी वो पीछे जाती दिखाई देंगी, उल्टी दिशा में जाती दिखाई देंगी। क्या सच में उल्टी दिशा में जा रही होती है कि आपका भ्रम है? देखिए, विज्ञान का एक, भौतिकी का एक नियम है कि जब किसी स्थिर वस्तु के सामने से हम गुजरते हैं तो वो हमें उल्टी जाती दिखाई देती है। इसी कारण जो है हमें सूर्य पश्चिम, पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसी कारण हमें जो है तो जो सूर्य है वो ईस्ट से वेस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और इसी कारण हमें जो सूर्य है वो ईस्ट से वेस्ट जाता दिखाई देता है। सूर्य भी गति करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर नहीं है। आगे जब हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे तो सूर्य भी गति करता है अपनी आकाशगंगा का। हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम मिल्की वे कहते हैं। तो हमारा सूर्य भी हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में उसे 25 करोड़ साल का समय लगता है। 25 करोड़ साल का, कम नहीं, 25 करोड़ साल का समय लगता है। यानी और कितनी स्पीड में? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। यानी मान लीजिए कि पटना से लखनऊ की दूरी मान लीजिए 500 किलोमीटर है, तो अगर इसे पटना से लखनऊ जाना है तो सिर्फ ये 2 सेकंड में उसको लखनऊ से पटना पहुंच जाएगी। इतनी तीव्र गति से जो हमारा सूर्य है वो गति कर रहा है। सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी गति कर रहा है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सब जो है सारी चीज़ें जो है एक दूसरे का चक्कर यहाँ पर लगा रही है। तो उस तरीके से ये चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि क्यों यहाँ पर पड़ता है। तो आपको इसको भी यहाँ देख लीजिए क्या है कि मान लीजिए ये हमारा जो भूमध्य रेखा है और ये जो है प्राइम मेरिडियन है। हमारा भारत कहाँ पर है? अक्षांश के हिसाब से कहाँ पे है? उत्तर में है, और देशांतर के हिसाब से पूर्व में है। यानी हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, ये हमारा भारत है। ठीक, तो भारत क्या करती देख रहे हो, यानी चतुष्कोणीय भारत क्या करती है। तो इसमें क्या होता है कि पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व, और ये पूरब में है। तो मान लीजिए अगर इस हिस्से पे है, तो अगर पृथ्वी घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, तो सूर्य के सम्मुख पहले कौन क्या आएगा? पहले एपी आएगा कि गुजरात आएगा? मान लीजिए ये गुजरात है और ये एपी है। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो पहले कौन पड़ेगा? एपी पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है ना, पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है। इसी के लिए पहले क्या आएगा? पहले आएगा जो है अरुणाचल प्रदेश आएगा। इसी के लिए पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, उसके बाद धीरे धीरे 2 घंटे के बाद फिर सुबह होगी गुजरात में। तो ये आपने इसको समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे कि जो ये हमारी जो ये रेखा है ये कहाँ से गुजरती है। तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है, और ये भारत के 5 जो है प्रदेशों से होकर गुजरती। यहाँ लिख देते हैं, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों, कौन से राज्य हैं? पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 छत्तीसगढ़, और 5वां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और कर्क यानी भारतीय मानक समय रेखा हम लिख देते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, ये हमने जान लिया।
अब हम बढ़ते हैं कि हम ग्रीनविच से कितना घंटे आगे हैं, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि ग्रीनविच टाइम से हम कितना घंटे इसमें आगे हैं। हम कितना घंटे आगे हैं ग्रीनविच से, उसको हम समझते हैं। मान लीजिए इस तरीके से देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर फैली हुई है, एक टेबल पे मान लीजिए फैली हुई इस तरीके से, और ये 0 डिग्री जिसको हम ग्रीनविच भी कहते हैं, ग्रीनविच, या इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन, या इसको हिंदी में प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं, या इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। तो इसके इस तरीके से, यानी यहाँ पर इधर, यहाँ पर यहीं पर कहीं पर हम स्थित हैं 82.5 पर, तो 82.5 डिग्री पूर्व पे हम स्थित हैं। तो हम कितना घंटे इससे आगे हैं, तो आपको पहले ही पता है कि पृथ्वी एक, अब इसमें एक बात और समझ लीजिए आप लोग, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, समझ लो पहले, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। हमारी जो पृथ्वी है तो वेस्ट टू पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट जो है मूव करती है, और क्या होता है तो इसमें होगी, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, तो वेस्ट टू ईस्ट गति करती है। तो जितने भी स्टेट इधर पड़ेंगे यानी पूर्व में, वहाँ समय जोड़ा जाएगा, समय जोड़ा जाएगा। समय जोड़ा जाएगा, और यहाँ जो पड़ेंगे पश्चिम में, तो समय यहाँ घटाया जाएगा। यहाँ समय क्या होगा, यहाँ समय घटाया जाएगा। तो उसी तरीके से है, चूंकि हम भारत हमारा कहाँ पे है, भारत हमारा जो है तो स्थिर है पूर्व में, तो हम यहाँ पर समय जोड़ेंगे। तो आपको पहले ही पता है कि पृथ्वी जो है तो 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, और 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। तो इसको हम समझेंगे पहले, तो हम इसको पहले इसका देख लेते हैं। यानी 82 में से पहले हम निकालते हैं 75 हमने निकाला। अब 15, अब चूंकि इसको हम 15 × 5 = 75, यानी इसको हम 5 से भाग कर देते हैं, तो कितना निकलेगा, 5 घंटे, 5 घंटे। तो अब इसमें 75 में से हमने निकाला था 7.5, यानी 75 और 7.5 मिलाकर होता है 82.5। तो हमने इसमें निकाला था कितना, 7.5। अब 7.5 को हम गुणा कर देते हैं 4 से, तो निकल के आएगा 30 मिनट, 30 मिनट। यानी हम ग्रीनविच से कितना घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे। अगर मान लीजिए कि जो है ग्रीनविच पे, यानी यहाँ पर ग्रीनविच पड़ता कहाँ पर है, ये ग्रीनविच एक नाम की एक प्रयोगशाला है जो लंदन में स्थित है, तो उसी से ये गुजरती है, प्रयोगशाला के माध्यम से ये रेखा गुजरती है, इसी के लिए इसको ग्रीनविच भी कहा जाता है। तो उसी तरीके से यानी हम स्थित हैं पूर्व में, तो क्या होगा, यहाँ पर समय जोड़ा जाएगा, और हम कितना घंटे आगे हैं, 5.5 घंटा। मान लीजिए कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो फिर भारत में कितना बजा होगा, शाम के 5:30 बजे होंगे। तो यही चीज़ें मुझे आपको समझानी थी। तो आज के इस क्लास में हमने भारतीय जो है कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा को समुचित रूप से समझा है। अगली क्लास में हम किसी अन्य जो है टॉपिक पे उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।